गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जावा की क्लास 11 है और आपको क्लास 10 में आपको कंप्लीट जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट थे उसके एग्जांपल बताए गए हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा और घर में ही ट्राई करिएगा। और घर में किस तरीके से मोबाइल में आप प्रोग्राम बना सकते हैं उसका भी मैंने क्लास 10 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। और इस क्लास में आज आप लोगों को सेकंड यूनिट का जो जंप स्टेटमेंट बचा है वो होगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट है तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सेकंड जावा की क्लास में भी मैंने बताया है, बाकायदे बताया है, तो उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूँगी। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट जावा की क्लास 2 जा कर के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। और उसके अलावा मैंने आपको वेरिएबल भी एक क्लास में दिया है, वहाँ उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वेरिएबल जा कर के देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल दे सकते हैं। बट वहाँ पे मैंने नेमिंग रूल्स नहीं बताए थे कि वेरिएबल को बनाते समय मुझे क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें तो मैं इस क्लास में उसको कवर कर दूँगी। देन उसके बाद आपका यही चीज़ आज की क्लास में रहेगा और कल की क्लास में आपका फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप पूरी कंप्लीट देखिएगा, एंजॉय करिए। अच्छी लगे क्लास तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में क्लास को शेयर करिए ताकि वो लोग भी और अच्छे से पढ़ सकें, जो भी एपीएस के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। और जो नए लोग आप इस वीडियो को देखें और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज आपकी जंप स्टेटमेंट इन जावा में है। इसमें आपके 3 तरीके के होते हैं जंप स्टेटमेंट। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, तीसरा होता है रिटर्न, ठीक है ना। तो जंप स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, हमें कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब हम जंप, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कूदना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके का होता है जंप स्टेटमेंट, ठीक। तो जंप स्टेटमेंट इन जावा द ब्रेक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का यूज़ हम 2 स्थानों पे करते हैं। पहला तो स्विच के साथ करते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में स्विच का प्रोग्राम बताया है, आप वहाँ से समझ सकते हो कि ब्रेक का क्या यूज़ है, वहाँ पे मैंने समझाया भी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हमने लूपिंग का प्रोग्राम का लूपिंग का यूज किया, ठीक है ना। लूप हम चला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको 1 to 100 प्रिंट कराना था, ठीक। हमने लूप चलाया, देन उसके बाद हमें क्या है कि अगर 50, जैसे ही 50 आए हम ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब हम उसके आगे का आउटपुट नहीं चाहते। हम 1 to 100 तो चला रहे हैं बट हम ब्रेक कर रहे हैं 50 में, मतलब 50 के आगे का हमें आउटपुट नहीं चाहिए हो। तब उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इफ कंडीशन के साथ लगता है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देखिएगा कि पब्लिक क्लास, पहले तो इसका प्रोग्राम पब्लिक क्लास ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि पब्लिक क्लास के बाद जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है इसमें स्पेस दे देते हैं। तो जैसे ही आप स्पेस देते हो तो प्रोग्राम में एरर दे देता, तो आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर इंट 0 to 10 हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। अब i = 5, जैसे ही 5 में पहुँचे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, लूपिंग जो है वो रुक जाए और i को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक। और लूप इन टर्मिनेटेड, दैट मीन्स हम अब लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, मतलब 5 to 10 सॉरी 9 तक जाएगा, है ना, क्योंकि लेस देन है। 5 to 9 हमें 6 to 9 6 7 8 9, मतलब ये 4 डिजिट हमें आउटपुट में नहीं चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ये अब आपका आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक। सॉरी गाइस, यहाँ पे 5 से ले रहा है कि जैसे इफ़ i = 5 में पहुँचे लूप रुक जाए, दैट मीन्स 5 भी आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। तो 5 to 9 आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ पे लूप इस टर्मिनेटेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड लाइन में क्या किया, लूप इस अच्छा, यहाँ पे हमने एक जगह दिया है /t डबल कोटेशन के अंदर और एक जगह /n दिया है। /t क्या करता है, स्पेस देता है। जैसे 0 1 2 3 4 के बीच में देखिए दूरी बनी हुई है, अगर आप /t नहीं लगाओगे तो आपको 0 1 2 3 4 इकट्ठा दे देगा, एक ही साथ दे देगा और आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा, ठीक। और /n क्यों लगाया है, लूप इस टर्मिनेटेड के जस्ट पहले हमने /n लगाया ताकि वहाँ से लाइन ब्रेक कर दे, दैट मीन्स 4 तक आउटपुट आया। देन उसके बाद लूप इस टर्मिनेटेड आपका नेक्स्ट लाइन पे आया। अगर हम /n नहीं लगाते तो 4 के जस्ट बाद हमें क्या दिखता, लूप इस टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। फिर कंटिन्यू स्टूडेंट सेम उसी तरीके की सिचुएशन है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक।
इस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जब किसी खास परिस्थिति में लूप में किसी दोहराने में ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते हैं। ध्यान दें, जहां ब्रेक का प्रयोग प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर आने के लिए करते हैं, कंटिन्यू का यूज लूप से बाहर नहीं करते, केवल मात्र हम लूप में के इरिटेशन से बाहर आते हैं नीचे ब्रेक व कंटिन्यू स्टेटमेंट के। अब यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यू का प्रोग्राम, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 10 है ना, इफ 5 इक्वल टू ब्रेक किया, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया तो यहाँ से पहले 0 to 4 आया, प्रिंट किया, ठीक है ना, लूप इज टर्मिनेटेड हुआ। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगा रहे हैं आई इक्वल टू 5 और कंटिन्यू, ठीक, यहाँ से आई को प्रिंट कराया। अब कंटिन्यू लूप इज टर्मिनेटेड। आप देखिएगा इन दोनों में एक बार मैंने ब्रेक का यूज किया और एक बार मैंने कंटिन्यू का यूज किया, ठीक। अब देखिएगा दोनों के आउटपुट में अंतर क्या है। पहला 0 1 2 3 4 आया, ठीक है ना, और सेकंड में 1 2 3 4 6 7, ठीक। कंटिन्यू लूप इज टर्मिनेटेड मतलब कहने का मीन्स है कि यहाँ पे देखिएगा आपका 5 आउटपुट में नहीं आया हुआ है ना। तो ये आपका हो गया 5 आउटपुट में नहीं आया, बाकी आपका आउटपुट में दिखा दिया। ये इधर उधर का थोड़ा सा आगे का आउटपुट कट गया है ना, तो आपका ये 9 तक गया है, तो यहाँ से समय इधर का थोड़ा सा इधर भी कट गया है, 0 कट गया है और इधर का 8 9 कट गया, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या आउटपुट नहीं आया, 5 नहीं आया, तो क्योंकि 5 से ही कंटिन्यू किया तो 5 छोड़ के वो 6 से कंटिन्यू कर दिया। फिर वेरिएबल आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, आपको वेरिएबल का लिंक हम दे देंगे, आप वेरिएबल देख लीजिएगा, ठीक। वेरिएबल एक्चुअली में होते क्या है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। आपको क्लियरली वेरिएबल के बारे में बाकायदा अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे आप पढ़ने वाली बात है नेमिंग रूल फॉर वेरिएबल। वेरिएबल नेम में कोई कीवर्ड नहीं ले सकते, दैट मीन्स जो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड हैं जिनका यूज हम जावा में करते हैं, जैसे इंट, क्लास, है ना, इंट हुआ, क्लास हुआ, फ्लोट हुआ, सिस्टम डॉट आउट, ये चीज़ें हुई, प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, मेन हुआ, ठीक। इस तरीके के ये सारे नेम हम वेरिएबल के नेम के रूप में नहीं ले सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे इंट फॉर कॉमा डू लिखा है, इनवैलिड वेरिएबल, इंट फ्रो कॉमा ओडी वैलिड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल में कुछ भी दीजिए बट कीवर्ड्स नहीं दे सकते। वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे ABC, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इंट 0 1 2, ये गलत हो जाएगा। वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर अलग प्रकार से ट्रीटेड करता है, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जब हम कैपिटल ए देंगे, जैसे इंट कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए, ठीक है ना, तो कैपिटल ए का अलग मीन्स हो जाएगा और स्मॉल ए का अलग मीन्स हो जाएगा। वेरिएबल नेम में वाइट स्पेस अलाउ नहीं करता, दैट मीन्स जो भी हम वेरिएबल नेम देते हैं जितना बड़ा भी देना है उनके बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कोई बच्चे क्या अपना नाम वेरिएबल के रूप में दिए, है ना, जैसे नाम दे दिया उन्होंने गीता सिंह, ठीक, तो फ्लोट गीता फिर स्पेस दिया फिर सिंह लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो एरर दे देगा। अगर आपको लेना है इकट्ठा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्लोट गीता सिंह एक साथ, ठीक है ना। तो ये आप और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है, ठीक। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नेम पहले डेटा टाइप का नाम, फिर उसके साथ वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। इंट A, B, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज किया जाता है जावा में। जैसे इंट I और I इक्वल टू 100, तो I इक्वल टू 100 जो दिया है ये क्या हुआ, आपका इनिशियलाइज हुआ है वेरिएबल। क्लासेस भी आपको हमने बता चुका कि क्लास मेंबर कॉमा फंक्शंस और मेथड का क्या होता है, कलेक्शन होता है ना। और क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं, मेथड फंक्शंस जो भी होते हैं, उसको क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको क्लास जावा की क्लास सेकंड में हमने अच्छे से क्लियर किया था, आपको इन सब का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर क्लास सिंटेक्स, क्लास नेम, क्लास वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपका क्लास का एग्जांपल हो गया, आप देख लीजिएगा। डिफाइन मेथड इन क्लास, मेथड को डिफाइन करना, ठीक है ना। मेथड रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आर्ग्यूमेंट, बॉडी ऑफ ये सिंटेक्स हो गया। द मेथड ऑफ डिक्लेरेशन कंटेन 4 बेसिक पार्ट, नेम ऑफ मेथड, ठीक है ना। द टाइप ऑफ वैल्यू द मेथड रिटर्न, मतलब कैसी वैल्यू मेथड रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट, और बॉडी ऑफ मेथड। तो ये आपका हो गया मेथड के बारे में, ठीक।
और इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल बन गया है, तो एग्जाम्पल बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें काटने छाटने वाला कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपने कॉपी से लिखा हुआ था, उसी का मैंने फ़ोटो आपको दिया है ना, नेट से नहीं लिया है। तो आप एज इट इज़ इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही देंगे। एडिंग वेरिएबल इन क्लास, किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया डेटा या वेरिएबल को, मेथड को, क्योंकि क्लास के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने पर ये हर बार क्रिएट होते हैं। क्लास के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल एंड मेथड को क्लास का मेंबर भी कहते हैं। दैट मीन्स जो वेरिएबल हम आपको सेकंड क्लास में बताए थे कि वेरिएबल ही है, बट जैसे ही क्लास के अंदर उसको हमने डिक्लेयर डिफाइन किया, वो क्लास के क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं। क्लास नेम, टाइप, इंस्टेंस वेरिएबल, इंट ए बी, पब्लिक वाइड मेन। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्लास आर के अंदर इंट ए बी दिया है, ये है तो वेरिएबल, बट क्या है, क्लास के वेरिएबल, तो क्लास के अंदर आ गया, तो इसको हम क्या बोल दिए, क्लास के मेंबर बोल दिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। और ये आपका प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम देखेगा। फिर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, स्वाभाविक सी बात है कि आप भी जानते हो कि ऑब्जेक्ट के बिना हम क्लास के अंदर के मेंबर्स हो या फंक्शन हो, क्लास के बाहर मेन फंक्शन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से हुआ। पहले ये हमने फंक्शन बनाया, और देन उसके बाद इस मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था आर, है ना, क्लास आर। तो यहाँ पे हमने आर लिया, और आर के बाद एक डी दिया। डी क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू न्यू आर। ठीक, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना। क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है ना, फिर डी डॉट गेट किया, डी डॉट पुट किया। डी डॉट गेट, डी डॉट पुट क्यों किया, क्योंकि पुट और गेट क्लास के दो मेन फंक्शन थे, मेथड थी। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे किए। ये आपकी क्लासेस हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे देखेगा, हमने गेट फंक्शन में क्या कराया है, रोल नंबर इक्वल टू 101, दो नाम में रवि। और पुट में मैंने क्या कराया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में रोल नंबर प्रिंट कराया है, नेम प्रिंट कराया है। तो पहले गेट से 102 और रवि नाम ले लेगा और रोल नंबर ले लेगा, देन पुट से क्या करेगा, रोल नंबर और नेम आपका प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे डी डॉट गेट से आपका पहले रोल नेम और रोल नंबर ले लिया, और डी डॉट पुट से आपको आउटपुट दिखा दिया। तो दोनों चीज़ें आपकी हो गई। बट डी डॉट गेट का आपको कुछ भी आउटपुट इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि आप वहाँ पे सिस्टम नहीं प्रिंट, कोई चीज़ प्रिंट नहीं करा रहे हो, सिर्फ रोल नंबर 102 दिए हो और नेम रवि दिए हो। तो ये आपका कहाँ से आउटपुट शो होगा, वाइड पुट से। ठीक, रोल नंबर इक्वल टू 102 और नेम इक्वल टू रवि, ये चीज़ आपकी आउटपुट में आएगी। तो ये आप प्रोग्राम बनाइएगा, और अगर आपको एरर आती है तो फिर आप बताइएगा। और फिर लास्ट में ये छोटी सी गुजारिश, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने साथ के फ्रेंड्स के भी शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।